जब्बार हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जब्बार, चुनावी हलचल बहुत ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड के 70 सीटें और उत्तर प्रदेश की 403 सीटें, दावे वादे जरूर किए जा रहे हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है हर पार्टी के लिए डिजिटल तरीके से जनता से जुड़े। किसके लिए चैलेंज, किसको फायदा? बिल्कुल जाहिर तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से 15 तारीख तक के लिए रैलियों पर, फिजिकल रैलियों या सभाओं पर पूरे तौर पर प्रतिबंध लगाया गया है, ऐसे में मौजूदा स्थिति में सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है। अभी 50 जिलों में अलग से आईटी सेल के लिए दफ्तर बनाए जा रहे हैं, आईटी अलग से कक्ष बना दिए गए हैं। लेकिन उससे पहले ही अगर देखा जाए, फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, इन सब पर भारतीय जनता पार्टी काफी हावी है। करीब 1 करोड़ 76 लाख के आसपास में, चाहे वो ट्विटर हो या फेसबुक पर बीजेपी के फॉलोअर्स हैं। इसी तरीके से देखा जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल पर करीब 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के ऊपर फॉलोअर्स हैं। लेकिन दूसरी पार्टियों का अगर मैं जिक्र करूं, समाजवादी पार्टी थोड़ा मोड़ा कुछ ना कुछ 28 से 30 लाख के आसपास में ट्विटर या फेसबुक का हैंडल पर उनके फॉलोअर्स हैं। मगर बीएसपी की स्थिति तो बेहद गंभीर खराब है, क्योंकि बीएसपी की स्थिति अभी 2018 में जाकर के वो सोशल मीडिया पर आई है। ऐसे में देखा जाए तो महज ट्विटर हैंडल से सिर्फ 150 ट्वीट किए गए। और बड़ी बात यह भी है जब्बार के अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे ना किसी से गठबंधन करेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाएंगे। ठीक है, तमाम गेट्स का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ शम्स जी जुड़े हैं। सबसे पहले उत्तराखंड का हाल भी जान लेते हैं शम्स जी, क्योंकि अगर पिछले चुनावों की हम बात करते हैं, अच्छे खासे बहुमत के साथ बीजेपी की पार्टी जीती है, लेकिन इस बार तैयारी कैसे, ये नहीं पूछूंगे मैं आपसे, क्योंकि आप कहेंगे तैयारी तो पूरी है। बड़े मुद्दे कौन से हैं? क्योंकि तैयार बैठी है कांग्रेस पार्टी बड़े मुद्दे लेकर, जिसको लेकर लगातार घेरने की कोशिश की जा रही, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो। पलायन सबसे बड़ा मुद्दा, इससे कैसे निपटिएगा? चलिए, शम्स जी इस वक्त शायद हमारे साथ नहीं है, उनके पास हम जाएंगे, लेकिन और तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक अवस्थी साहब, जैसा कि जिक्र हो रहा है, मजबूत स्थिति है इस बार बीजेपी की, क्योंकि डिजिटली जो है आप लोग पहले से ही लगातार वर्क कर रहे हैं। अब की अगर बात की जाए तो बीजेपी पूरी तरीके से तैयार मानी जाए यहाँ पर डिजिटली? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जमीन की पार्टी है। हम व्यक्तिगत मिलकर के अपनी बात कहना चाहते हैं और कहते रहे हैं। डिजिटली तो आपने देखा है किस तरीके से प्रियंका वाड्रा जी डिजिटली जुड़ी हुई थी। 3 साल तक प्रदेश के अंदर कदम ही नहीं रखा उन्होंने। अब जब आए हैं तो उनको फिर जो चुनाव आयोग ने डिजिटल कर दिया है। तो जो पार्टियां जमीन पर नहीं है, डिजिटल उनको रहना ही चाहिए। अखिलेश यादव जी भी जमीन पर कहीं पैर नहीं है, वे भी डिजिटली जो है ट्विटर के माध्यम से जुड़ते रहे हैं। जनता के बीच में अगर उनके पास जनता के पास जाना है, जनता के दुख सुनना है, तो उसके लिए दोहरा संवाद होता है, और डिजिटली दोहरा संवाद नहीं हो सकता है, ये सब जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार हमारी सारी योजनाओं को लेकर के, चाहे हमने 43 लाख महिलाओं को घर का मालिक बनाया हो, चाहे हमने 2 करोड़ 61 लाख महिलाओं को शौचालय बनाए हो, या हमने 6000 रुपया किसानों को सम्मान निधि दी हो, या हमने 15 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया हो। बीजेपी कह रही है डिजिटली करने की कोशिश कर रही है, वो अब वर्थफुल आप लोगों के कम से कम साबित होता हुआ नजर आएगा। इस वक्त हमारे सहयोगी मदन कौशिक के साथ जुड़े हुए हैं, सीधे अपने सहयोगी का ही रुख करते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के तारीख का ऐलान हो चुका है। 14 फरवरी को मतदान होगा। किस तरह से भाजपा की तैयारी है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस आतिशबाजी भी कर रही है। हमारे साथ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी हैं। सर, एक तरफ तो आतिशबाजी हो रही है और आप लोगों की क्या तैयारी है? देखिए, कांग्रेस बंगाल के चुनाव के बाद जब हम लोग 3 से 78 पर पहुंचे और वो शायद 77 से 0 पर आए, तो वो भी आतिशबाजी कर रहे थे। तो उनका ये भरोसा नहीं है कि वो आतिशबाजी क्यों कर रहे थे। भाई, आखिर वो 0 पर आ गए, हमारा आतिशबाजी करना ठीक था, हम 77-78 पर चले गए और वो 0 पर आकर आतिशबाजी कर रहे हैं। तो उनका ये मालूम नहीं है कि वो आतिशबाजी करते हैं या क्या करते हैं। उनका तो कन्फ्यूजन जैसा हमेशा रहता है, और वो ऊपर से नीचे तक है, कोई नीचे नीचे नहीं है, ऊपर से नीचे तक कन्फ्यूजन है। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से एक मजबूत आधार वाली पार्टी अपने राज्य में है। हम लोगों ने जो अपने पब्लिक कार्यक्रम थे, 4 बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम हमारे यहाँ हुआ है, 3 बार रक्षा मंत्री जी का हुआ है, 2 बार गृह मंत्री जी का हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 3 बार कार्यक्रम हुए।
हमारे संगठन और चुनाव के प्रभारी और सह प्रभारी लगातार निरंतर प्रदेश के दौरे पर रहे हैं। अनेक केंद्र सरकार के मंत्री और संगठन के वरिष्ठ नेता यहाँ पर आए हैं और हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ 76 विधानसभाओं के सम्मेलन की बात करें, चाहे हम लोग अपने बूथ पर जाकर बूथ वेरिफिकेशन और बूथ की बैठक की बात करें, चाहे हम लोग लगातार जो कार्यक्रम हमारा यात्रा अभी चल रही थी विजय संकल्प की, विजय का संकल्प लेकर हम आशीर्वाद के लिए गए थे, 70 विधानसभाओं का एक बहुत ही भव्य दिव्य कार्यक्रम ये रहा है। तो इस प्रकार एक मजबूत आधार पर मोदी जी के मार्गदर्शन में युवा हमारे पास नेतृत्व है पुष्कर जी के रूप में, ये सब विषय हैं जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम लोग 2017 से बड़ी विजय का लक्ष्य लेकर जनता के आशीर्वाद के लिए निकल पड़े हैं। तो सर, जिस तरह से चुनाव आयोग ने कहा है कि 15 जनवरी तक अब आप लोग अभी वर्चुअल तरीके से करेंगे, तो क्या तैयारी है अब इस दौरान, क्या क्या है प्रोग्राम? अभी आप यहीं पर रहना, अभी आधा घंटे बाद हमारी वर्चुअल तैयारी आप देखेंगे। आपसे लगाकर शाम 5 बजे तक प्रदेश के चाहे वो जिलाध्यक्ष हों, चाहे हमारे लाभार्थियों के रूप में काम करने वाले, चाहे अन्य रूप में, आज हमारी लगातार वर्चुअल बैठक चलेगी। तो हम लोगों का जो नेटवर्क है, वर्चुअल नेटवर्क बहुत ही मजबूत है। देखिए, कल जैसे चुनाव डिक्लेयर हुए, हमारी सोशल मीडिया की टीम बड़ी खुश थी। सोशल मीडिया की टीम ने चुनौती को कहा कि आप हमारे पास आया, सारा काम हम करेंगे, इस काम को वो पूरे उत्साह के साथ थे, लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत आधार के साथ जनता के आशीर्वाद के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मुझे विश्वास है 2017 से बड़ी विजय का आशीर्वाद जनता में देगी। वैसे यूपी में अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाजपा वर्चुअल तरीके से बहुत स्ट्रांग है और उसका प्लेटफॉर्म भी बहुत मजबूत है, तो इस बात को आप भी मान रहे हैं उत्तराखंड में? भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत इस आधार पर है। कोरोना में जहां ये लोग मेरे पुतले जला रहे थे, जहां लोग मोदी जी को गाली दे रहे थे, वहीं हम लोग वर्चुअल तरीके से अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ता से बात कर रहे थे, कैसे काम करना है, कहां जाना है, मास्क कहां दिए, सैनिटाइजर कहां दिए, राशन कहां दिया, जनता से कहां मिले। हम लोग उस काम को कर रहे थे। ये गाली दे रहे थे, मोदी जी को गाली दे रहे थे, भाजपा को गाली दे रहे थे, हमारा कार्यकर्ता नीचे तक ब्लड डोनेट कर रहा था और हम उसको देख रहे थे, हम लोग उसको निर्देश दे रहे थे। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मजबूत आधार के साथ इस टेक्नोलॉजी के साथ भी चुनाव लड़ेगी। तो फिलहाल आप भाजपा की जो तैयारी है 70 विधानसभाओं की, वो वर्चुअल तरीके से जनसभाओं के लिए भी तैयार है। कैमरा पर्सन संदीप बडुआ के साथ मैं राम अनुज, जी मीडिया, देहरादून। तो उत्तराखंड को लेकर भी तैयारी शिल्पा पूरी होती हुई नजर आ रही है। पूरी कोशिश की जा रही है कि कैसे जनता से जुड़ाव हो सके। ठीक है, शम्स जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। करेक्शन हमारा एक बार फिर से हो चुका है। शम्स जी, जो मैं सवाल पूछ रही थी, शायद आप उस वक्त जुड़े नहीं थे, कि पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड में। विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है कि पलायन और बेरोजगारी को लेकर कैसे आपको घेरा जा सके, इससे कैसे निपटेंगे आप? क्योंकि आपने पलायन आयोग भी बनाया, उसको लेकर भी कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। उसके बावजूद भी 60% जनता उत्तराखंड छोड़कर चली गई। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, कैसे निपटेंगे इससे? देखिए नलिनी, आपको दो बातों को समझना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि पलायन हमारे लिए चैलेंज है, रोजगार हमारे लिए चैलेंज है, लेकिन ये आज पैदा नहीं हुए। 55-60 सालों तक जिनकी सरकारें इस देश और प्रदेश में रही, उन्होंने हमें बेगाना अनाथ समझ के छोड़ रखा था। उन्हें पता ही नहीं था कि उत्तराखंड भी कोई प्रदेश है। हम चाइना का हिस्सा नहीं थे। गठन करने के बावजूद भी 60% जनता क्यों चली गई उत्तराखंड छोड़ के, और इसके लिए क्या तैयारी है आपकी? नहीं, कहीं नहीं गई है 60% जनता। हमारे यहाँ एजुकेशन के लिए कई बार बच्चों के एजुकेशन के लिए ऊपर नीचे गांव में हो जाता है और हम पूरी तरह से उस पर नजर बनाए हुए हैं और रिवर्स पलायन हमने कराया है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ, 500 गांव वापस पहाड़ में बसाए गए। और मैं एक बात और कह दूं, जो जिस तरह से युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैटिंग कर रहे हैं, पूरी विपक्ष धराशायी हो गया है। और इसलिए हमने कहा है युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस बार 60 पार, बहुत ताकत के साथ, बहुत सधे हुए कदमों से राजनीति करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम अपने रिपोर्ट कार्ड जो हमने बनाया है, जो वादे हमने एक बार फिर से क्या आपको जीत दिला पाते हैं, ये जरूर देखना होगा। शम्स जी, हमारे साथ मथुरा जी भी हैं। मथुरा जी, मदन कौशिक साहब को अब से कुछ देर पहले आप सुन रहे होंगे, वो कह रहे हैं डिजिटल टीम हमारी तो खुश हो गई जैसे अनाउंसमेंट हुआ कि डिजिटली इस बार ये होगा। और पहाड़ों की परिस्थिति बहुत बेहतर तरीके से मैं भी समझ पाती हूँ, क्योंकि मैं भी पहाड़ से आती हूँ। डिजिटली वहां पहुंचना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन बीजेपी कह रही है हम पूरी तैयार हैं। तो अब कांग्रेस उतनी तैयार है जितनी बीजेपी तैयार है? निश्चित रूप से बिल्कुल हम भी तैयार हैं, हमें कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन जो आपने बात कही है कि पहाड़ों में जो डिजिटलाइजेशन का मामला है,
नेटवर्क का मामला है, उसमें बड़ी दिक्कतें आई। मैं इस बात से आपकी बहुत सहमत हूँ। और उसके लिए क्योंकि जिस तरह की बातें भी हमारे मित्र कर रहे थे कि 5 साल 8 साल में कितना काम पहाड़ के लिए किया है, ये इसका जवाब जरूर उत्तराखंड की महान जनता देगी और वो जवाब देने के लिए तैयार है। आपने जो पलायन का मुद्दा उठाया, मैं एक बात आपके संज्ञान में बता दूं कि पलायन आयोग जरूर बनाया तो दुगना पलायन हो गया। पलायन आयोग का मुख्यालय बनाया पौड़ी से पलायन कर गया देहरादून। लेकिन जोशी साहब, इस बार तो बीजेपी कह रही है कि लोग वापस लौटे हैं। जब कोरोना का काल था तो हमने देखा लोग शहरी इलाका छोड़ के वापस पहाड़ों में लौटे। हालांकि एक वजह रही, यहाँ पर मजबूरी रही, लेकिन वापस लौट रहे हैं। रोकने के लिए भी काम हो रहा है, बीजेपी तो लगातार ये कह रही है। नहीं, कोई काम उनको रोकने के लिए नहीं किया। जरूर आए थे 5-7 लोग, 7 लाख के लगभग लोग निश्चित रूप से आए, लेकिन उनको रोकने की दिशा में क्या काम किया ये बता दीजिए। मैंने इन्होंने एक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाई थी, 2800 का लक्ष्य था साल का, 2800 लोगों को रोजगार देने की बात थी एक जिले में। आप समझिए कि जहाँ इतने लाखों लोग आए हैं उनको 2800 लोगों को रोजगार भी, लोन कोई कहीं लोन लेने में दिक्कत हुई, कहीं पर कुछ दिक्कत आई। जल्दी से छोटा रिएक्शन कि गढ़वाल में कैसे तैयारी है आपकी, क्योंकि बीजेपी तो पूरी कोशिश कर रही है एक बार फिर से, क्योंकि दबदबा अच्छा खासा है बीजेपी का गढ़वाल में, वहां पर कितने मजबूत हैं आप? हर राजनीतिक दल को अपना काम करने का अलग अलग तरीका है। बीजेपी क्या कर रही है हम इस तरफ नहीं देख रहे। हमारा काम है कि हम अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करें, अपनी दिशा में चल रहे हैं। आप देखिएगा कि गढ़वाल में हम पूरी तरह से मजबूत हैं। आप जरा राजेंद्र भंडारी जी की सभाएं जो गढ़वाल में हो रही है, आप चमोली देख लीजिए, घाट देख लीजिए, आप भुवनेश्वर में देख लीजिए, उनको देखिए। और जो माननीय अध्यक्ष जी की सभाएं हो रही है पौड़ी जनपद में, गणेश गोदिया जी की, उनकी सभाओं को देख लीजिए। हम पूरी तरीके से गढ़वाल। जोशी साहब, ये भी देखना हो कि बड़े चेहरे कब नजर आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री उत्तराखंड पहुंचते हैं और बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे भी पहुंचते हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा जो है केंद्र से वो नजर नहीं आता है। इस बात की दरकार जरूर वहां की जनता करती होगी। मैं वापस आपके पास लौटूंगी सर। इस वक्त वाराणसी से हमारे सहयोगी संकल्प भी जुड़े हुए हैं, संकल्प का रुख कर लेते हैं। संकल्प, आप क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि डिजिटली सब कुछ हो रहा है, लेकिन पोस्टर बैनर जो लगाए गए आचार संहिता के चलते वो उतरते हुए नजर आ रहे हैं। कितनी तस्वीर जो है वो बेहतर नजर आएगी आगे के नजरिए? तमाम जो पार्टियां हैं वो कितनी मजबूती से उतरती हुई अब नजर आ रही, क्योंकि उन पर रैलियां करने का माध्यम तो फिलहाल नहीं है, डिजिटली सिर्फ एक माध्यम है जिससे जनता से जुड़ पाएंगे। देखिए, बिल्कुल एक ये चुनौती जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन के लिए है चुनाव कराना कोविड काल में, वही उतनी बड़ी चुनौती अब राजनीतिक दलों के लिए है कि वो कैसे अपने तमाम वोटर्स तक पहुंचेंगे। और अगर आज बात की जाए काशी की, तो एक अफसरों का महामंथन होने वाला। इस समय हम सर्किट हाउस पे मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश के डीजीपी यहाँ पे पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं तमाम उन बातों पे आज चर्चा होगी किस तरीके से कोविड के लिए जो चुनाव की तैयारियां हैं, और इसके साथ वो यहाँ पे तमाम जो है जगहों का निरीक्षण भी कर सकते हैं। मुख्य सचिव भी उनके साथ में होंगे। तो ऐसे में जहाँ एक तरफ प्रशासन के लिए भी ये बड़ी चुनौती है कि जिस तरीके से तमाम पोलिंग सेंटर्स बढ़े हैं, मतदाता बढ़े हैं, तो कोविड प्रोटोकॉल्स का अनुपालन कराते हुए जिस तरीके से चुनाव कराना है, तो वहीं राजनीतिक दल के तमाम चेहरों पे अब वो दिखने लगा है साफ तौर पे, चूंकि प्रत्याशियों का ऐलान होना है और कहीं ना कहीं अब बैनर पोस्टिंग का सहारा खत्म हो चुका है और वर्चुअली अपने वोटरों के बीच में जाना है। तो तमाम वो दल जिनके वोटर्स जो गांव क्षेत्र के हैं, शहरी क्षेत्र के नहीं है, क्योंकि बीजेपी को अखिलेश यादव ने कहा कि ये एक सहूलियत है क्योंकि वो टेक्निकली साउंड करते हैं बेहतर, और भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे आयोजन किए भी हैं। लेकिन तमाम मायावती की अगर बात की जाए, माना जा रहा था मायावती अपने जन्मदिन से शुरुआत करेंगी तमाम रैलियों की, लेकिन अब जो प्रतिबंध लग गए तो ऐसे में बसपा के लिए भी एक बड़ी चुनौती और समाजवादी पार्टी के लिए भी कि वो कैसे अपने कोर वोटर्स तक अपने कहते हुए जरूर नजर आ रहे हैं कि हमारी तैयारियां पूरी हैं, क्योंकि हम बात उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड भी कर रहे हैं। और शम्स जी हाथ उठा रहे थे उस वक्त। शम्स जी, एक सवाल है आपके लिए मेरा। आप कह रहे हैं तैयारी पूरी है और पलायन आयोग का गठन किया और बहुत अच्छे से काम भी हो रहा है, रिवर्स प्लान भी हो रहा है, आप ऐसे कहते हुए नजर आ रहे हैं। आगे के लिए क्या विजन है? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि जब से उत्तराखंड का गठन हुआ है कोई नया जिला बना नहीं है, हम आएंगे तो 9 नए जिले बनाएंगे। इस पर क्या कहेंगे? होगा ना राधा नाचेगी। और मैं इतना बता दूं, हमने तमाम इन 5 वर्षों में तमाम मिथक तोड़े हैं। ये कहा जाता था कि प्रदेश में एक बार कांग्रेस को मौका देती है, दूसरी बार भाजपा को। हमें पिछली बार भी 5 की 5 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और इस बार भी 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। हमने एक मिथक तोड़ा। इन्होंने कहा कि एक उपचुनाव कांग्रेस हमसे जीत नहीं पाई। हमने तमाम इतिहास रचे, सारे उपचुनाव हम जीते, निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत की, पंचायत चुनाव में ऐतिहासिक जीत की।
जी अलग इसलिए भी है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दांव लगा दिया इस बार। आम आदमी पार्टी उतर आई। आम आदमी का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी से जनता त्रस्त हो गई है, इस बार हम पर विश्वास करिए। उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। तो बड़ा चैलेंज कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी? नहीं, आम आदमी पार्टी हमारे सामने कहीं स्टैंड नहीं कर रही है, क्योंकि हम 2 बार आम आदमी पार्टी की यहां जमानत जब्त करा चुके हैं। हमारे लिए कोई पहली बार आम आदमी पार्टी नहीं आई है। हमने एक बार लोकसभा चुनाव में इनकी जमानत जब्त कराई, दोबारा निकाय चुनाव में जमानत जब्त कराई। तो हमारे लिए कोई थ्रेट आम आदमी पार्टी नहीं है। हाँ, ये दोनों मिलकर खेल रहे हैं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का इनडायरेक्ट वे में गठजोड़ है, इसलिए हम कहते हैं ये आपरस का गठजोड़ है। और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि प्रदेश की जनता आज मजबूर कर दिया है देश और प्रदेश की जनता ने आम आदमी पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा की बात कर रही है वो। शम्स जी, जो जोशी साहब से मैं सवाल पूछ रही थी, देखिए जनता का विश्वास जीतना जो है वो सबसे बड़ी बात है। जनता विश्वास करेगी तो कोई भी पार्टी जो है वो सर माथे बैठेगी। लेकिन 3 मुख्यमंत्री आपने चेंज कर दिए, जनता ने जो विश्वास जताया अचानक से वो चेहरा, जिस चेहरे को देखकर दिया वो चेहरा बदल गया। फिर कैसे जनता दोबारा आप पर भरोसा जताए, इसको लेकर क्या कोशिशें आपकी हैं? नहीं, हमारी कोशिशें बिल्कुल स्पष्ट है। हमने कहा हम चेहरे पे नहीं, हमने तो अपना चुनावी घोषणा पत्र सामने रखा था। चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से हम आगे गए और हमने कहा ये हमारा चुनावी घोषणा पत्र है। अगर हमने इसका 100% रिजल्ट दिया हो तो हमें वोट दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिएगा। घोषणा पत्र पे आने के चुनाव होंगे। ठीक है, आलोक जी का भी रुख कर लेते हैं। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति की भी हम बात कर लेते हैं। अवस्थी साहब के पास चलते हैं। बहुत देर हो गई अवस्थी साहब आपके पास आए हुए। अवस्थी जी, सपा कह रही है कि भ्रम की स्थिति जो है बीजेपी पैदा कर देती है, और अक्सर जब भ्रम की स्थिति पैदा कर देती है बीजेपी तो आंखों पे पट्टी डल जाती है और जनता भ्रमित हो जाती है। लेकिन इस बार ये कोशिश की जा रही है सपा की तरफ से कि भ्रम तोड़ा जाए। तो क्या लग रहा है आपको, ये सपा जो बात कह रही है भ्रम आप फैलाते, वाकई में भ्रम आप फैला रहे हैं, जनता साथ दे रही है, ये सपा डर रही है? देखिए, ये तो स्पष्ट खुली हुई किताब है। 2016 का उत्तर प्रदेश सबने देखा था कि किस तरीके से दंगाइयों का तुष्टीकरण होता था और किस तरीके से दंगाइयों को खुली छूट थी। हर महीने 1-2 बार कहीं ना कहीं दंगा करके लूट लेना, आग लगा देना, महिलाओं बेटियों साथ गलत कार्य करना, ये सारा दंगाई से ग्रस्त था प्रदेश। और यही अपराधियों का बोलबाला था, थाने अपराधी चलाते थे। योगी आदित्यनाथ जी ने आने के बाद से सबसे पहले इन दंगाइयों को ठीक किया, इनके पोस्टर चौराहे पर लगा करके इनकी संपत्ति कुड़ की, इनकी हिम्मत तोड़ी। आज उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं होने पाया है। और रही बात अपराधियों की, जल्दी से उसका भी जवाब दीजिएगा कि समाजवादी पार्टी तो लखीमपुर खीरी में पोस्टर लगवा रही है, फर्क साफ है कि उसके भी जल्दी से जवाब दीजिए, उस पर क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के नेताओं का साथ, अपराधियों का साथ और दंगाइयों का साथ रहा है। आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने वाले लोग रहे हैं। प्रदेश में बिजली खाली 5 जिलों में आती थी जहां पर समाजवादी पार्टी के कुनबे के लोग चुनाव लड़ते थे। आज बिजली भी हर जिले में आ रही है, अपराधी जेल के अंदर है, दंगाइयों के हौसले पस्त किए हैं। आज प्रदेश में निवेश आ रहा है, इसलिए हमारी जीडीपी बढ़ रही है। हमारे इस बार खेल रहे हैं, वो कह रहे हैं बिजली फ्री देंगे और 300 यूनिट। बहरहाल वाराणसी से इस वक्त हमारे सहयोगी रामानुज, माफ कीजिएगा, देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा देहरादून का हाल भी जानने की कोशिश करते हैं। रामानुज, क्योंकि डिजिटल बहुत ज्यादा हो रहा है, डिजिटली ही सब कुछ होगा तो इसका जिक्र बार बार आ रहा है, इसीलिए देहरादून की जब हम बात कर रहे थे कि मैदानी इलाकों की जब हम बात करते हैं तो मैदानी इलाकों में कनेक्शन भी मिलता है, रीच जो है वो आसान हो पाती है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो भौगोलिक स्थिति जो है पूरी पलट जाती है और इसी से चुनाव के नतीजे भी पलट सकते हैं। तो क्या तस्वीर है देहरादून में? आज सिलसिलेवार आपके सवाल का जवाब देते हैं। सबसे पहले बता दें कि सत्ताधारी भाजपा थोड़ी देर के बाद एक डिजिटल मीटिंग करने जा रही है और जब अभी 15 मिनट पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से जी मीडिया ने बात की तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि भाजपा पूरी तरह से तैयार है, डिजिटल मीटिंग की जाएगी, कार्यकर्ताओं तक पहुंचा जाएगा और कोविड के दौरान भी भाजपा ने इसी तरह की स्ट्रेटजी अपनाई थी। पूरे प्रदेश में भाजपा का जो पन्ना प्रमुख है वहां तक इसी तरह से डिजिटल के माध्यम से पहुंचे थे। तो यानी कि भाजपा पूरी तरह से तैयार है। ये दीगर बात है कि मैदानी क्षेत्रों में डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और कार्यकर्ताओं तक पहुंचना आसान है, चूंकि पर्वतीय क्षेत्रों के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, ब्लॉक्स हैं, जहां तक डिजिटल के माध्यम से पहुंचना मुश्किल रहता है। लेकिन
भाजपा का दावा है कि पूरी तरह से तैयारी है। अब दूसरी बात यह कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस किस तरह की रणनीति अपनाएगी, उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है, क्योंकि जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक 15 जनवरी तक किसी तरह से कोई जनसभा, रैली, रोड शो नहीं होगी। यानी क्योंकि तैयारी शुरू हो गई है प्रशासन की तरफ से भी कि कैसे इसका पालन करवाया जाता है। राममनोहर जी उत्तराखंड का हाल बता रहे थे, जरा शाम का भी रुख कर लेते हैं। शाम, क्या अपडेट है आपके पास? आचार संहिता का कैसे पालन करवाया जा रहा है और अभी क्या हलचल वहां पर? देखिए, अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में जैसे ही आचार संहिता लागू हुई है उसके बाद से ही जो प्रशासन की टीमें हैं, नगर निगम की टीमें हैं, वो पुलिस के साथ में मिलकर के जो प्रचार सामग्री लगा करके शहर को पाट दिया गया था, तमाम दावेदार अपना प्रचार कर रहे थे, उन सभी प्रचार सामग्री को हटा दिया गया है। इसके बाद डीएम आज बैठक करने वाले हैं और इसके बाद तमाम टीमों का गठन किया जाएगा, स्ट्रेटेजिक टीमों का गठन किया जाएगा और ये टीमें सुनिश्चित करेंगी कि जो आदर्श आचार संहिता है उसका पालन किया जाए, जिस तरीके से प्रचार किया जाना है उसी तरीके से प्रचार हो।